सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास में अव्ययी भाव समास। तो संधि के बारे में तो हम जानते ही हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और समास मतलब दो शब्दों को जोड़ना, ठीक है, उसे हम तो उसके अंतर्गत तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय, ये समास के अंतर्गत हैं। तो आज हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। इस समास में पूर्व अर्थात पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा यह अव्यय होता है। मतलब अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है कि इसमें पूर्व पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब तो समझते ही हैं, ऐसे शब्द जो वचन, लिंग, विभक्ति आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे शब्दों के रूप चलते हैं, धातु के रूप चलते हैं, लेकिन जो अव्यय होते हैं उनके रूप नहीं चलते हैं, उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्ययी भाव समास की पहली पहचान क्या है कि पूर्व पद अव्यय होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय हो जाता है। और जब हम उसमें समास कर देते हैं तो वो पूरा पद अव्यय हो जाता है। तथा अव्यय होने से इसमें प्रथमा विभक्ति एकवचन नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। यह समास 16 अर्थों में प्रयोग होता है। मतलब अव्ययी भाव समास जो है वो 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और इसमें अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्व पद अव्यय होता है, समस्त पद अव्ययी भाव समास होने में अव्यय बन जाता है, नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है और जहाँ दीर्घ आ आता है उसका ऋस्व आ हो जाता है और ई का ऋस्व ई हो जाता है। तो अव्ययी भाव समास में हम अनु, उप, निर, सह, प्रति, यथा इन अव्ययों को हम समझेंगे। तो पहला अव्यय हम देखते हैं अनु, ठीक है। अनु, तो ये अनु है, ये दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मतलब अनु के दो अर्थ होते हैं, पश्चात और योग्यम। जब हम विग्रह करते हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है। जहाँ पर अनु अव्यय होगा वहाँ पर हमको दो अर्थ लेने हैं, पश्चात या फिर योग्यम। इन दोनों में से जो सही बैठता है उस अर्थ के अनुसार हम विग्रह करते हैं। इसको समझते हैं, उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आएगा। उदाहरण है रथस्य पश्चात, ठीक है, ये विग्रह है। तो विग्रह का हमें क्या करना है, समास करना है। तो रथस्य पश्चात, तो क्या करते हैं, इसका समास करने के लिए रथस्य इस शब्द का हम मूल शब्द लेते हैं। रथस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। षष्ठी है ना, बालकस्य बालकयो बाल का नाम। तो इसका मूल शब्द क्या हुआ, रथ। और पश्चात की जगह जब हमने अभी देखा अनु अव्यय जो है पश्चात और योग्यम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो पश्चात की जगह क्या आ जाएगा, अनु, ठीक है। रथस्य का मूल शब्द हो गया रथ और पश्चात की जगह हमने लिख दिया अनु। अब जब हमें पता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, और अनु है अव्यय, इसका मतलब अव्यय कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो हम इन दोनों की जगह बदल देंगे, अनु को हम पहले लिख लेंगे और रथ बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हो गया अनु प्लस रथ। फिर क्या करते हैं, इसमें हम हलंत माँ लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि इस समास में प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। जैसे कि फलम, फलम में फल शब्द में हलंत माँ होता है ना, इसी तरह हम इसमें हलंत माँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनुरथम, मतलब रथ के पीछे, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रूपस्य योग्यम, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अनु अव्यय होता है, उसका अर्थ पश्चात या फिर योग्यम होता है। तो इसमें योग्यम आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अनु अव्यय आएगा। तो रूपस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति लग रही है ना, तो इसका मूल शब्द लेंगे रूप और योग्यम की जगह क्या लिख देंगे, अनु, ठीक है। अब अनु अव्यय है, ये पहले आएगा, तो रूप से पहले हम अनु लगा देंगे तो हो जाएगा अनु प्लस रूप और फिर हलंत माँ लगा देंगे तो हो जाएगा अनुरूपम, ठीक है। अब हम इसका, अभी हमने क्या देखा कि विग्रह दिया हुआ है, हमने इसका समास किया, ठीक है। अब हम समास का विग्रह करना देखेंगे। तो किसी भी शब्द से पहले अगर अनु है तो हम समझ जाएंगे ना कि अव्ययी भाव समास है।
भाई पहला पद अव्यय होता है और शुरू में ही जब अनु दे रखा है इसका मतलब यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। हमें ये याद रखना है। अनु पश्चात योग्यम, इस तरह से याद करिए, अनु पश्चात योग्यम। अनु आएगा तो पश्चात या योग्यम में से कुछ आएगा उसके अर्थ में, और जहाँ पश्चात या योग्यम आएगा वहाँ पर अनु आएगा। तो किसी भी शब्द से पहले अनु है तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति आती है। ठीक है, उत्तर पद में कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। अभी हमने जो देखा था इसमें भी षष्ठी विभक्ति है ना यहाँ पर, तो इसी तरह षष्ठी विभक्ति आती है। तथा पूर्व पद का अनु अर्थ लिखते हैं, पूर्व पद का अर्थ लिखते हैं। पूर्व पद कौन सा है हमारा? अनु। अनु अव्यय है ना, उसका अर्थ लिखते हैं, अनु नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब हम विग्रह करेंगे तो हम अनु की जगह क्या लिखेंगे? उसका अर्थ, पश्चात या फिर योग्यम। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। सा कन्या अनुरूपम अस्ति, मतलब वह लड़की अनुरूप है। अब अनुरूपम, अनु से हमें पता लग रहा है कि अव्ययी भाव समास है, लेकिन हमें जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करते हैं? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति। उत्तर पद कौन सा है? उत्तर पद रूपम, रूपम है ना उत्तर पद। तो इसका जब हम इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है हमें? षष्ठी। तो षष्ठी लगेगी इसके मूल रूप में लगेगी ना, तो मूल रूप क्या है इसका? रूप। रूप में जब षष्ठी लगेगी तो क्या हो जाएगा? रूपस्य। ठीक है, ये हो गया रूपस्य। अब अनु, अनु की जगह हमें या तो पश्चात लिखना है या फिर हमें योग्यम लिखना है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बेटर लग रहा है, हमें पश्चात लगाना या फिर योग्यम लगाना। तो वह कन्या अनुरूप है। अब हम इसके दोनों अर्थ करके देखते हैं। अनुरूप, ठीक है, अनु का देखते हैं, एक पश्चात का अर्थ करके देखते हैं। वह कन्या रूप के पश्चात है। पश्चात का मतलब क्या हो गया? बाद में। ये पश्चात का मतलब हो गया पीछे। और योग्यम का मतलब उचित, सही, ठीक। तो वह कन्या रूप पश्चात मतलब रूप के कैसी है? पीछे है, गलत। और अनुरूपम योग्य है, रूप के योग्य है मतलब रूपवान है। तो हम क्या अच्छा लग रहा है इसमें? पश्चात या योग्यम? रूप के योग्य है मतलब सुंदर है, तो क्या आ जाएगा? योग्यम। रूपस्य और अनु का हम अर्थ लिखेंगे योग्यम, तो हो गया रूपस्य योग्यम। ठीक है, रामः अनुविद्यालयम अस्ति। ठीक है, अब अनु से हमें क्या पता लग रहा है कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करना है? विग्रह। तो विग्रह करने के लिए क्या करते हैं? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। तो षष्ठी विभक्ति लगाने के लिए हमने इसका मूल शब्द लिया, तो क्या है? विद्यालय। विद्यालय शब्द है ना, विद्यालय में म लग गया है मतलब द्वितीय विभक्ति आ गई है, लेकिन हमें मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी होती है विग्रह करते समय। तो विद्यालय का में षष्ठी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालयस्य। ठीक है, यहाँ आ गया विद्यालयस्य। अब जो अनु अव्यय है उसका हमें क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। तो अर्थ हम देखेंगे पश्चात आएगा या फिर योग्यम आएगा। मतलब राम अनु विद्यालय में अस्ति, राम विद्यालय के पश्चात पीछे है या विद्यालय के योग्य है, तो क्या लिखेंगे? मतलब राम विद्यालय के पीछे है, मतलब विद्यालय खुल चुका है लेकिन वो विद्यालय के पीछे है मतलब आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? अनु विद्यालयम का विग्रह क्या करेंगे? विद्यालयस्य पश्चात। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं और अनु के स्थान पर उसका अर्थ लिखते हैं। हो गया हमारा अव्ययी भाव समास का विग्रह। और जब विग्रह आता है, हमें समास करना होता है, तो क्या करते हैं? रूपस्य, जो उत्तर पद है उसमें उसका मूल शब्द लेते हैं और अर्थ की जगह अनु लिख देते हैं। अव्यय है अनु, इसको हम पहले लिख देते हैं और फिर हलंत म कर देते हैं, अनुरूपम। इस प्रकार ये अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा अव्यय है उप। उप का अर्थ समीपम। ठीक है, यानी यहाँ जो उप अव्यय है उसका अर्थ यहाँ किस अर्थ में प्रयोग होता है? ये समीपम। तो उदाहरण से समझते हैं। कृष्णस्य समीपम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगती है विग्रह करने में, जैसे अनु उपसर्ग में लगी थी, इसी प्रकार अव्ययी भाव समास में षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो उप अव्यय में भी षष्ठी लगेगी। कृष्णस्य समीपम, तो समीपम अब याद करना है, जैसे अनु पश्चात योग्यम याद किया था, इसी तरह उप समीपम। जहाँ उप है वहाँ हमें समीपम लगाना है, अगर समीपम है तो उसके स्थान पर हमें उप लगाना है।
अब कृष्णस्य समीपम, समीपम से हमें पता लग गया कि समीपम किस अव्यय के लिए प्रयुक्त होता है, उप के लिए। ठीक है, तो कृष्णस्य की षष्ठी हटा के मूल शब्द लिया कृष्ण और समीपम की जगह हमने क्या लिख दिया, उप। अब अव्यय को हम पहले लिखते हैं, तो उप हमने पहले लिख दिया, फिर कृष्ण लिख दिया, फिर इसमें हलंत माँ लगा दिया, तो हो गया उप कृष्णम, मतलब कृष्ण के पास। दूसरा उदाहरण देखिए, गंगायाः समीपम, मतलब गंगा के पास। तो इसमें भी वही गंगा या, गंगा मतलब बालिका के रूप चलते हैं, जैसे ये आकारांत है ना, तो षष्ठी में जैसे होता है बालिका या, इसी तरह गंगा या। तो इसमें भी षष्ठी हटा के हम मूल शब्द लेंगे गंगा और समीपम की जगह क्या कर देंगे, उप। फिर अव्यय को हम इसके आगे ले आएंगे, तो आगे आगे हो गया उप प्लस गंगा। अब आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था नियम में, जहाँ दीर्घ आ होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऋस्व आ। तो गंगा में आ है ना, इसको हमने ऋस्व कर दिया, आ की मात्रा हट गई, तो हो गया गंग प्लस म। अब इसको मिला दिया तो उप गंगम। ठीक है, उप गंगम मतलब गंगा के पास। अब देखते हैं हम समास का विग्रह करना। देखिए, उप कृष्णम धनम अस्ति, मतलब उप का मतलब समीप होता है ना, तो कृष्ण के पास धन है। तो उपकृष्णम का हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उपकृष्णम, उत्तर पद क्या है, कृष्णम। तो हम विग्रह करने में क्या करते हैं, मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। मूल शब्द है कृष्ण, इसमें हमने षष्ठी विभक्ति लगा दी, तो क्या हो गया, कृष्णस्य। और उप का क्या अर्थ है, समीपम। ठीक है, कृष्णस्य समीपम, तो हो गया उपकृष्णम। और इसका अगर हमें विग्रह करना हुआ कृष्ण से समीपम का, तो क्या हो जाएगा, मूल शब्द लिया हमने इसका, समीपम की जगह उप लिख दिया। उप अव्यय है तो पहले आ गया, फिर कृष्ण आ गया, फिर हलंत माँ आ गया नपुंसक लिंग के रूप की तरह, और हो गया उपकृष्णम। अब इकारांत वाले देख लेते हैं, उपनदी। ठीक है, अब अगर उपनदी आता है तो उप से हमें पता लगा कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में अव्यय आता है ना उप, तो उप शब्द से हमें पता लगा कि ये अव्ययी भाव समास है। तो हम इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करते हैं, उत्तर पद में क्या लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं मूल शब्द में। तो यहाँ क्या है, नदी। मूल शब्द क्या आएगा, नदी, बड़ी की मात्रा वाली नदी आएगा ना, तो नदी की जब हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नद्या। और उप अव्यय है तो इस ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, समीपम में। तो यहाँ आ गया समीपम, तो हो गया नद्या समीपम। ठीक है, अब अगर नद्या समीपम आया है, इसका हमें क्या करना है, समास करना है। तो क्या करेंगे, नद्या यानी षष्ठी विभक्ति, इसका मूल शब्द लेंगे नदी, समीपम की जगह हमने कर दिया उप। उप अव्यय है तो उप हमने पहले कर दिया, फिर नदी कर दिया, और फिर जब इसको मिलाया तो उप और नदी, दीर्घ आ का अ होना था और दीर्घ ई का भी ई होना था। तो यहाँ दीर्घ ई है नदी में, इसलिए हमने यहाँ पर ऋस्व ई कर दी, तो नदी, तो हो गया उपनदी। ये बात हमें यहाँ याद रखनी है कि जब अकारांत होता है तो उसमें हमें फल की तरह रूप चलाने हैं, मतलब फलम हलंत म लगाना है। लेकिन अगर इकारांत या उकारांत शब्द होता है तो वहाँ हम ना हलंत लगाएंगे, ना वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उप प्लस नदी उपनदी, न हलंत लगेगा न यहाँ पर विसर्ग लगेगा। अगला अव्यय देखते हैं प्रति। तो जहाँ पर भी पूर्व पद में प्रति अव्यय होगा वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ये बहुत ही इजी है। देखिए, जब कोई शब्द दो बार आता है तो एक शब्द के स्थान पर प्रति कर देते हैं, और किसके स्थान पर करेंगे, पहले वाले के स्थान पे कर देंगे। उदाहरण देखिए, ग्रामम ग्रामम दो बार है या ग्रामम ग्रामम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई शब्द दो बार आता है तो पहले शब्द के स्थान पर प्रति कर देते हैं। तो पहला शब्द है ग्रामम, इसकी जगह हमने प्रति कर दिया, प्रति प्लस ग्रामम, तो हो गया प्रति ग्रामम। दिने दिने, ये भी दो बार है एक ही शब्द, तो पहले की जगह पर हम क्या कर देंगे, प्रति, तो क्या हो गया, प्रति प्लस दिने, प्रति दिने। क्योंकि यहाँ पर दिने सप्तमी विभक्ति है, तो इसी तरह हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। दिनम दिनम, यानी ये भी दो बार है, तो पहले की जगह पर हम प्रति लिख देंगे, फिर दिनम लिख देंगे, तो इसको कर देंगे प्रतिदिनम। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब हम मान लीजिए इसमें हलंत माँ लगाते हैं, ठीक है,
अब प्रतिदिनम अगर आता है और हमें इसका विग्रह करना है तो क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रतिदिनम जहाँ प्रति आता है इसका मतलब दूसरा शब्द एक बार और लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दिनम दिनम। और बाद वाले दिनम में, जैसे ये दिनम दिनम है, बाद वाले में हलंत माँ लगा देते हैं, ठीक है, इसकी जगह हलंत माँ, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि लास्ट वाले में हम हलंत माँ लगाएंगे। ये अव्ययी भाव समास के मैंने आपको 3 अव्यय बताए, बाकी के अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।